एक गांव में रमेश नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। रमेश के पास एक पुरानी झोपड़ी थी जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी। उस झोपड़ी की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। छत से बारिश का पानी टपकता था और दीवारें पुरानी हो चुकी थीं। रोजी रोटी कमाने के लिए रमेश ने बहुत मेहनत की, लेकिन उसको कहीं भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। रमेश की पत्नी रमा एक दिन रोते हुए कहने लगी, सुनिए जी, अब तो हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। महीने में आधे दिन ही हमारे पास खाने के लिए कुछ होता है और आज खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर मुट्ठी चावल और दाल भी खत्म। आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। क्या आप कुछ अच्छा काम नहीं ढूंढ सकते? मैं क्या करूं? इस गांव में कोई भी ढंग का काम मिलना मुश्किल है जिसमें मैं इतना कमा लूं कि भर पेट खाना खा सके। क्या हम अपना काम शुरू करें? अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो आप एक छोटा सा ढाबा खोल लीजिए। लोग तो खाना खाने आते ही हैं और मुझे खाना बनाना भी आता है। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। हम मिलकर यह काम कर सकते हैं। ढाबा खोलना? ये तो अच्छा विचार है, लेकिन पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं गांव के मुखिया से बात करूंगा। वो भले आदमी हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें और कुछ पैसे उधार दे दें। अगर ढाबा चल निकला तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वो जरूर हमारी मेहनत का फल देंगे। अगले दिन रमेश नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर गांव के मुखिया के घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसके मन में विचारों की उथल पुथल मची रहती है। अगर मुखिया जी ने मना कर दिया तो, लेकिन अगर हाँ कह दिया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सोचते सोचते रमेश मुखिया के घर आ पहुंचा। मुखिया जी अपने आंगन में बैठे थे और रमेश को आता देख बोले, आओ रमेश, कैसे आना हुआ? नमस्ते मुखिया जी, मैं एक जरूरी बात के लिए आपसे मिलने आया हूँ। हाँ, बताओ। तुम तो हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करते हो। तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। मुखिया जी, मेरी स्थिति आपसे छिपी नहीं है। मैं और मेरी पत्नी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जितना कमाते हैं उससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। मैंने सोचा कि अगर मुझे थोड़े पैसे मिल जाए तो मैं एक छोटा सा ढाबा खोल सकता हूँ। गांव में लोग अच्छा खाना चाहते हैं और मुझे और मेरी पत्नी को खाना बनाने का थोड़ा अनुभव है। अगर आप कुछ पैसे उधार दे सकें तो मुझ पर बहुत कृपया होगी। मुखिया जी ने रमेश की बात पे गौर किया। रमेश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुमको ये पैसे धीरे धीरे वापस करने होंगे जब तुम्हारा काम चलने लगे। मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही मेरा काम चलेगा मैं आपकी उधारी धीरे धीरे चुका दूंगा। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। पास में मुखिया जी का बेटा विक्रम छुपकर रमेश और अपने पिता की सारी बातें सुन लेता है। विक्रम, जो रमेश से उम्र में थोड़ा ही बड़ा था और अपने पिता की संपत्ति का घमंड करता था, उसको ये बात पसंद नहीं आई कि पिताजी ने रमेश को पैसे उधार दिए हैं। वो अंदर से जल उठा। उसने जब भी अपनी इच्छाओं के लिए उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने हमेशा मेहनत करने का प्रवचन देते हुए माना कर दिया। रमेश को खुश देखकर विक्रम गुस्से से लाल होकर वहां से चला गया। मुखिया जी से पैसे लेकर रमेश ने एक छोटे से ढाबे की शुरुआत करी। रमेश और रमा दोनों ने मिलकर गांव के बाजार से कुछ बर्तन, मसाले और ताजे सब्जियां खरीद ली। फिर उन्होंने अपनी झोपड़ी के पास एक छोटा सा काउंटर और खाना बनाने का चूल्हा तैयार किया। रमा ने साफ सफाई का ध्यान रखा और रमेश ने सब्जियां काटने की तैयारी शुरू करी। रमेश ने अपने ढाबे के आगे एक बोर्ड भी लगा दिया जिस पर लिखा था, स्वादिष्ट और घर जैसा खाना। रमेश का ढाबा रखा और गांव के लोगों को यहां आने के लिए आमंत्रित किया। रमेश और रमा दोनों ने पूरे दिल से मेहनत की और ग्राहकों का स्वागत करते हुए अच्छा खाना बनाकर खिलाया। वाह रमेश भाई वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। मैं थोड़ा और खाऊंगा। हाँ भैया, खाना तो वाकई बहुत स्वाद है। मजा आ गया। धीरे धीरे गांव में लोग रमेश के ढाबे पर आने लगे। उन्हें वहां का खाना बहुत पसंद आया। रमेश और रमा की मेहनत रंग लाने लगी। ढाबे पर भीड़ बढ़ने लगी और रमेश का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। उधर विक्रम रमेश के ढाबे की सफलता देख जलन और नफरत की आग में जलने लगा। जब जब गांव वालों से रमेश की ढाबे की तारीफ सुनता तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता। एक रात जब गांव वाले सब सो रहे थे तब विक्रम ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और अपनी योजना के बारे में बताया। सुनो दोस्तों, ये रमेश ने
मेरे पिता को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठ लिए थे और इसने ये ढाबा खोलकर इतना कमाना शुरू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि इसका ढाबा बंद हो जाए। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ढाबे का नाम खराब हो जाए और लोग वहां जाना बंद कर दे। और रात के अंधेरे में विक्रम और उसके दोस्तों ने ढाबे में घुसकर वहां रखे मसालों में मिट्टी और सब्जियों पर गंदा पानी छिड़क दिया। अगले दिन जब रमेश और रमा ने सुबह सुबह ढाबा खोला और खाना बनाने में व्यस्त हो गए, जल्द ही ग्राहक आने लगे और रमेश और रमा खाना परोसने लगे। ग्राहकों ने जैसे ही खाना खाया, उनकी तबीयत खराब होने लग गई। कुछ ही देर में उन्हें पेट में दर्द और उल्टी होने लगी। छी छी छी, इस खाने में तो बदबू आ रही है। रमेश, ये कैसा खाना है? मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है इतना गंदा खाना खा के। गांव में तेजी से यह बात फैल गई कि रमेश के ढाबे का खाना खराब है और लोगों को बीमार कर रहा है। लोग डर के मारे वहां जाना बंद कर दिया। रमेश और रमा को एक घटना से बहुत दुख पहुंचा। उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वे हमेशा साफ सफाई और अच्छे खाने का ध्यान रखते थे। उन्होंने तुरंत ढाबा बंद कर दिया और अपने ग्राहकों से माफी मांगी। उन्होंने गांव वालों के जाने के बाद देखा कि ढाबे के पिछले हिस्से में जहां वो मसाले और सब्जियां साफ करके रखते थे, वहां उनको कुछ मिट्टी, कंकड़ और गंदा पानी फैला हुआ देखा। देखो रमा, यहाँ देखने से लगता है कि किसी ने जानबूझकर मिट्टी और कंकड़ इन मसालों में मिला दिए हैं और सारी सब्जियां जो हमने कल धोकर रखी थी, आज उसमें से गंदा पानी निकल रहा था और बदबू आ रही है। हे भगवान, ये सब किसने किया होगा? हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा? ये किसी की साजिश लगती है। अब हम क्या करेंगे? रमा, ये काम किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो हमारे ढाबे की सफलता से जलता हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मैं कल ही जाके मुखिया जी से बात करता हूँ और उनको सारा मामला बताता हूँ। हो सकता है उनके पास इसका कोई हल हो। अगली सुबह रमेश मुखिया जी के घर पहुंचा। वहां उसने मुखिया जी के बेटे विक्रम को आंगन में बैठा देखा। आओ रमेश, कैसे आना हुआ? और तुम्हारा ढाबा कैसा चल रहा है? सुना है काफी स्वादिष्ट खाना मिलता है। क्या बताऊं विक्रम भाई, मैं बहुत ही मुसीबत में पड़ गया हूँ। मुझे मुखिया जी की मदद चाहिए। हाँ, अंदर जाओ, पिताजी अंदर ही बैठे हैं। विक्रम ने रमेश को अंदर भेज दिया और छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। आओ रमेश, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों हो? मुखिया जी, मैं बहुत मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे ढाबे की बड़ी बदनामी हो गई। कुछ ग्राहक ढाबे का खाना खा के बीमार हो गए। किसी के पेट में दर्द तो किसी को उल्टी आने लगी। मैंने कारण पता करा तो मुझे गंदे पानी के छींटे और मिट्टी कंकड़ बिखरे दिखे, लेकिन रमा तो बहुत साफ सफाई रखती है। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर मसालों में मिट्टी, कंकड़ और सब्जियों में गंदा पानी डाला होगा। ऐसे रमेश ने मुखिया जी को सारी बात बता दी और फिर मुखिया जी थोड़ी देर सोच में पड़ गए। रमेश, तुम हार मत मानो। जाओ और अपना ढाबा फिर से खोलो। मैं गांव वालों को समझा दूंगा कि तुम्हारे ढाबे का खाना साफ और स्वच्छ है। रमेश मुखिया जी का आश्वासन पाकर अपना ढाबा खोलने चला गया। विक्रम अपने पिता और रमेश की बात सुन के और जलने लगा। पिताजी ने तो सारा खेल ही खराब कर दिया। रमेश तो फिर से अपना ढाबा खोलने जा रहा है और पिताजी गांव वालों को समझा देंगे तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मुझे फिर से कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे इसका ढाबा बंद हो जाए हमेशा के लिए। अगले दिन विक्रम अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर योजना बनाता है। दोस्तों, एक बार फिर हमें रमेश के ढाबे को बर्बाद करना होगा। गांव वालों ने फिर से उसके ढाबे पर जाना शुरू कर दिया है। आज रात ही हम उसके ढाबे में फिर से घुसेंगे और इस बार पीने के पानी में ही यह दवा मिला देंगे। अगर लोग इस बार बीमार पड़े तो गांव वाले उसके ढाबे के पास भी नहीं फटकेंगे और पिताजी भी इस बार कुछ नहीं समझा पाएंगे। विक्रम और उसके दोस्त रात होने का इंतजार करने लगे। रात होते ही विक्रम और उसके दोस्त ढाबे की ओर चल पड़े। वे छिपते छिपाते ढाबे के पास पहुंचे और धीरे से ढाबे के अंदर घुस गए। वहां काफी अंधेरा था। विक्रम ने टॉर्च जलाकर एक कोने में पानी का कंटेनर देखा। लाओ दवा की बोतल। अब इस पानी में ये जहरीली दवा मिला देंगे और कल सब लोग इस पानी की वजह से बहुत बुरी तरह बीमार हो जाएंगे। विक्रम ने दोस्त से दवा की बोतल ली और उसे खोलकर कंटेनर में डालने लगा, लेकिन इसी बीच एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। विक्रम, ये तुम क्या कर रहे हो? रमेश ने ढाबे की लाइट जला दी। विक्रम और उसके दोस्त चौंक कर पीछे मुड़े
और देखा कि मुखिया जी और गांव के कुछ लोग सामने खड़े थे। विक्रम की सारी योजना धरी की धरी रह गई। विक्रम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी नीच हरकत कर सकते हो। तुमने सिर्फ रमेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे गांव के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अपने पिता और गांव वालों का क्रोध देखकर वो रमेश के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो रमेश, मैं जलन और ईर्ष्या में आकर यह सब किया। मुझे माफ कर दो। आगे से कभी भी मैं किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचूंगा। माफी मांगने से अब कुछ नहीं होगा विक्रम, तुम्हें सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। मुखिया जी ने तुरंत गांव के लोगों को आदेश दिया कि विक्रम और उसके दोस्तों को पंचायत ले जाकर उनके अपराध की सजा दी जाए। रमेश और रमा फिर से अपनी मेहनत और ईमानदारी से ढाबा चलाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आप हमारे नए वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस कहानी का लुत्फ उठा सकें। धन्यवाद।